देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों का लेटेस्ट अपडेट। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रहती है कांग्रेस, घुसपैठियों को बचाना चाहती है। असम से ट्रंप टैरिफ पर पीएम मोदी का जवाब, कहा बोर्ड लगाए गर्व से कहो ये स्वदेशी है, जो खरीदिए स्वदेशी खरीदिए। बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए में टेंशन बढ़ी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले 15 सीट नहीं मिली तो 100 पर अकेले लड़ेंगे। हिंदी दिवस पर बोले शाह, कहा हिंदी भाषाओं और बोलियों के बीच सेतु, सरकारी कामकाज में उपयोग, खराब होने से सभी फ्लाइट्स कैंसिल, परेशान यात्रियों का हंगामा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ में 3 आतंक समर्थकों को गिरफ्तार किया है, 7 AK-47 राइफल के साथ विस्फोटक बरामद हुए। दिल्ली क्राइम ब्रांच का एक्शन, गिरफ्त में हथियार सप्लाई गैंग के 4 मेंबर, 15 पिस्टल, 150 राउंड भी जब्त। दिल्ली में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, मोबाइल फोन और गैजेट के साथ नकली दस्तावेज बरामद। इजरायल ने गाजा पर तेज किए हमले, बीते 7 घंटे में 30 बहुमंजिला इमारतें तबाह हुई, गाजा में भारी नुकसान। और अब सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग की। अब तक ये जंग सिर्फ बारूदी गोलों और मिसाइलों, ड्रोन से लड़ी जा रही थी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसी चाल चली कि यूक्रेन समेत पूरे यूरोप के आसमान में एक नया डर मंडराने लग गया है। डर ऐसा कि अगर सच हो गया तो सरहदों का फर्क मिट जाएगा और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जिस देश ने 3 दशक पहले चेर्नोबिल की परमाणु त्रासदी झेली, वो फिर से उसी डर में जी रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार परमाणु त्रासदी के हालात किसी हादसे से नहीं बल्कि एक हमले से बने हुए हैं। युद्ध का मोर्चा अब फौज की बंदूकों से आगे बढ़कर उस जगह पहुंच गया है जिसे पूरी दुनिया अपनी सुरक्षा की चाबी मानती है, ऐसी चाबी जिससे सिर्फ और सिर्फ कयामत का दरवाजा खुलता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग में कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मिसाइलों के शोर और बमों की गूंज के बीच न्यूक्लियर रेडिएशन की खामोश मौत दस्तक दे रही है। इस वक्त यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में इसी जानलेवा रेडिएशन का अलार्म गूंज रहा है। पिछले 3.5 साल से चल रहा रूस यूक्रेन का युद्ध सबसे विनाशक मोड़ में पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन की न्यूक्लियर लैब पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यह न्यूक्लियर लैब खार्किव में है, जिस पर रूस ने एक साथ 74 वार की। रूस के इन हमलों से यूक्रेन समेत पूरे यूरोप पर परमाणु रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिद ने दुनिया को परमाणु तबाही की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। अब यूक्रेन में 1986 का वही परमाणु हादसा खुद को दोहराने की फिराक में है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ था। परमाणु रिसाव के साथ एक विस्फोट हुआ और पलक झपकते ही 31 लोगों की मौत हो गई थी। उस त्रासदी को याद करके दुनिया आज भी डर जाती है। अब वैसा ही डर खार्किव में सता रहा है, जहां यूक्रेन की न्यूक्लियर लैब पर रेडिएशन लीक का खतरा शुरू हो गया है। ये वही न्यूक्लियर लैब है जिसमें न्यूट्रॉन सोर्स में संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। यानी अगर उसका रिसाव हुआ तो यूक्रेन को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। न्यूक्लियर लैब से रेडिएशन फैला तो यूरोप भी इसकी जद से बाहर नहीं रहेगा और इसीलिए सांसें यूरोप के देशों की भी अटकी हुई हैं। दुनिया भर के परमाणु संयंत्रों की निगरानी करने वाली संस्था IAEA ने कहा है कि इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन की लैब के सभी कर्मचारी और आसपास के लोग टेंशन में हैं। इसका मतलब है कि अनहोनी की आशंका बढ़ती जा रही है।
सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि यूक्रेन की ये लैब रूस की फ्रंट लाइन से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी रेडिएशन अगर फैला तो वो रूस तक भी पहुंच सकता है। अगर रिसाव हुआ तो जहरीली हवा का रुख यूरोप को भी अपनी चपेट में ले सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ तोप और टैंक की जंग नहीं रही। ये जंग अब दुनिया की परमाणु सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। रूस का दावा है कि यूक्रेन अपने ही न्यूक्लियर ठिकानों को खतरे में डालता है ताकि दुनिया को पुतिन के खिलाफ खड़ा कर सके। वहीं ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस सुनियोजित तरीके से उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है। यह यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके 6 रिएक्टर पूरे यूक्रेन की बिजली का 20% तक सप्लाई करते हैं। IAEA पहले ही यहां कई बार रेड अलर्ट जारी कर चुका है। अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी भी तरह का धमाका हुआ तो पोलैंड, स्लोवाकिया और यहां तक कि जर्मनी सीधे उसकी चपेट में होंगे। दूसरा है रिवने न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड की सीमा के काफी करीब है। अगर इस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हुआ तो सबसे पहले पोलैंड और बेलारूस पर असर होगा। और अगर हवा उत्तरी यूरोप की ओर मुड़ी तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क भी जहरीली हवा की चपेट में आ जाएंगे। तीसरा प्लांट है खमेलनित्स्की। इस न्यूक्लियर प्लांट में 2 विशाल रिएक्टर हैं और इसकी लोकेशन हंगरी और चेक रिपब्लिक से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर है। अगर इस पर हमला हुआ तो रेडिएशन वाली जहरीली हवा पूरे सेंट्रल यूरोप का दम घोट देगी। यहां तक कि वियना से लेकर बुडापेस्ट तक हर शहर खतरे में होगा। चौथा है साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ब्लैक सी के किनारे बसा ये प्लांट यूक्रेन की बिजली का बड़ा हिस्सा सप्लाई करता है। इस पर हमले का मतलब है कि सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि तुर्की, जॉर्जिया और मिडिल ईस्ट के कई देश को न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे में डाल। 3.5 साल से चल रही इस जंग में अब सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि पूरी इंसानियत दांव पर है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिद है, अगर यूरेनियम की राख को हवा में बिखेर दिया तो ना तो वो सरहदें बचेंगी जिनके लिए जंग हो रही और ना ही वो दुनिया जिसके लिए ताकत की नुमाइश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। अब बात करते हैं एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मैच की। जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो क्रिकेट का मैदान युद्ध भूमि बन जाता है। एक एक दर्शक सांसें थामकर इस मैच को देखता है और पाकिस्तान के लिए भारत से भिड़ंत हमेशा एक चुनौती से बढ़कर डर का सबब बन जाती है। पिछले वर्ल्ड कप और बड़े टूर्नामेंट की हार उनके दिलों पर भारी बोझ बनकर उतरती है और इस वक्त जब दुबई में भारत और पाक क्रिकेट मैच खेला जा रहा है तब भी एक एक पाकिस्तानी घबराया हुआ है। वहां का मीडिया और फैंस जीत से कम बल्कि हार से ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान में भारत से हारना सिर्फ हार नहीं बल्कि इज्जत का सवाल मानी जाती है। और इस बार फिर इस अहम मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी कितने डरे हुए हैं इस रिपोर्ट में देखिए। क्रिकेट के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो बल्ला और गेंद ही नहीं दिलों की धड़कनें भी टकराती हैं। ये सिर्फ खेल नहीं, करोड़ों सपनों और उम्मीदों का महासंग्राम होता है। मैदान पर हर रन जंग के मोर्चे की तरह और हर विकेट विजय के शंखनाद की तरह गूंजता है। दर्शकों की सांसें थम जाती है जैसे पूरी दुनिया एक ही मैदान में सिमट आई।
और इस वक्त भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से दूर दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का महामुकाबला चल रहा है। भारत ने यूएई को हराकर ग्रैंड शुरुआत की है, तो पाकिस्तान ने भी ओमान को हराकर अपना दम दिखाया है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं। और इस वक्त हार के डर को लेकर पाकिस्तानियों के दिल की धड़कनें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान को इस बात का बहुत अफसोस है कि एशिया कप से पहले अफगानिस्तान की टीम को पाकिस्तान से बेहतर बताया गया। भारत पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ चौको छक्कों का नहीं, बल्कि जज्बात का तूफान है। अब हर गेंद पर करोड़ों लोगों की सांसें थमी हुई हैं। पलकों पर उम्मीदें, होठों पर दुआएं और दिल में बस एक ही ख्वाहिश, आज जीत हमारी हो। लेकिन पाकिस्तानी तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। जिस तरह से भारत ने एशिया कप की धमाकेदार शुरुआत की है, उससे पाकिस्तानी घबराए हुए हैं। भारत ने पहले ही मैच में यूएई की टीम को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ये भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज और बड़ी जीत बन गई। देखिए, इससे पाकिस्तान का डर तो देखिए। वैसे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अरबों लोग टीवी और डिजिटल पर लाइव देखते हैं। खिलाड़ियों से उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। छोटी सी गलती भी चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन पाकिस्तानियों को भारतीय खिलाड़ियों के कैलिबर के बारे में अच्छे से पता है, तो वो खुद कहते हैं कि भारत की बी टीम भी पाकिस्तान को हरा देगी। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच दुनिया के सबसे रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबलों में गिना जाता है। इसकी वजह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच का राजनीतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्ता भी है। 1947 के बंटवारे से लेकर युद्धों और विवादों तक दोनों देशों के बीच तनाव ने क्रिकेट को भी खास बना दिया है। बड़ी बात यह है कि हर बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की भारत से हार हुई है। पाकिस्तान ने फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी। पाकिस्तान ने ओपनिंग सेरेमनी में 19 फरवरी को न्यूजीलैंड से मैच खेला और वो मुकाबला हार गई। इसके बाद पाकिस्तान ने 23 फरवरी को भारत से मैच खेला और इस हार के साथ ही ये मैच पाकिस्तान की क्लोजिंग सेरेमनी बन गया है। यानी चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन में ही सीरीज से बाहर हो गया था। और ये बात वहां की आवाम अच्छी तरह जानती भी है। वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सवाल उठाते हैं। आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि खेल कोई भी हो, पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए। लेकिन शायद ये बात वहां के हुक्मरान नहीं समझते। इसीलिए मैदान कोई भी हो, पाकिस्तान हर बार भारत के हाथों बुरी तरह पिटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग अब एक नए दौर में पहुंच रही है। जंग का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है और उसकी वजह है कतर पर इजराइल का हमला। इजराइल ने कतर से पहले गाजा, लेबनान, वेस्ट बैंक, सीरिया और यमन जैसे देशों पर हमला किया। लेकिन कतर, जो हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता कराने में जुटा था, उस पर हमला करके नेतन्याहू ने पूरे अरब के गुस्से की आग को भड़का दिया है। ऐसे में अब अरब देश की एकजुटता मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे यूरोप का समीकरण बिगाड़ सकती है। आखिर कैसे इजराइल के इस हमले ने महाजंग का सायरन बजा दिया, इस खास रिपोर्ट से समझिए। लेबनान, गाजा और सीरिया पर हमले के बाद अब अगला हमला इजराइल ने कतर पर बोला। वो कतर जो कल तक हमास और इजराइल के बीच शांति की मेजबानी कर रहा था। लेकिन दोहा की सड़कों पर जिस तरह से इजराइल हमलों की गूंज सुनाई दी, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इस हमले ने मिडिल ईस्ट में एक नई आग को हवा दे दी। पाकिस्तान, अल्जीरिया, सऊदी अरब, यूएई समेत कई मुस्लिम देशों ने इस हमले की निंदा की और इसे पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी करार दी। लेकिन इजराइल का यह हमला अब न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और पूरे यूरोप को भारी पड़ने वाला है। और इसकी वजह है अरब देशों की जंगी प्लान। दोहा में अरब देशों की बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच अब 15 सितंबर को दोहा में इस्लामिक देशों की इमरजेंसी समिट होने वाली।
बैठक में दोहा में इजराइल के हमले को लेकर चर्चा होगी। साथ ही इजराइल पर जवाबी कार्रवाई को लेकर रणनीति भी बनने के संकेत मिल रहे हैं। ये बैठक उस दौर में हो रही है जब इजराइल अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। ऐसे में इस्लामिक और अरब देशों में हड़कंप मचा है। सभी के जहन में ये सवाल कौंध रहा है कि इजराइल का अगला निशाना कौन सा देश होगा। साथ ही पूर्व ईरानी जनरल के दावों ने अरब और इस्लामिक देशों की टेंशन बढ़ा दी। पूर्व ईरानी जनरल मोहसिन रिजाई ने दावा किया है कि इजराइल का अगला टारगेट तुर्की, इराक और सऊदी अरब हो सकते हैं। ऐसे में ईरान के अधिकारियों ने मुस्लिम देशों को संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल के खिलाफ अरब देशों का प्लान क्या है? कैसे इजराइल को कड़ा जवाब दिया जाए? तो इसका भी खाका मिस्र के राष्ट्रपति ने अरब और इस्लामिक देशों के सामने रखा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने कहा कि हमें संयुक्त अरब सेना स्थापित करनी ही होगी। ये संयुक्त सेना नाटो की तरह काम कर सकेगी, जिससे हमले के शिकार किसी भी अरब राज्य की रक्षा करना आसान होगा। हालांकि ये प्रस्ताव 9 साल पहले भी इजिप्ट ने ही पेश किया था, लेकिन कई बाधाओं के कारण संगठन बन नहीं सका। लेकिन अब ज्यादातर देश इससे सहमत हैं। ऐसे में ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका और पूरे यूरोप के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल के साथ साथ अमेरिका और पूरा यूरोप अरब और इस्लामिक देशों के निशाने पर आ जाएगा। हालांकि कतर, जो इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता का काम कर रहा था, वो इस हमले से भड़क उठा है। यही वजह है कि कतर के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने पहले अमेरिकी विदेश मंत्री और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने कहा, जब हम बातचीत में व्यस्त थे तब हमारे इलाकों पर हमला करके इजराइल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ये शांति की हमारी संभावना को कमजोर करने की कोशिश है। एक तरफ अरब देश इस हमले के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने अपने तेवर और इरादे साफ कर दिए। एक पोस्ट में नेतन्याहू ने चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि हमास के सरगना कतर में रह रहे हैं, उन्हें गाजा के लोगों की परवाह नहीं। वो युद्ध अंतहीन बनाने की कोशिश में। उन्होंने युद्ध विराम की कोशिश को रोका। उनसे छुटकारा पाकर समस्या खत्म होगी, हमारे सभी बंधकों की रिहाई हो जाएगी, शांति स्थापना की मुख्य बाधा दूर होगी। यानी नेतन्याहू का साफ संकेत है कि कतर पर हमला जायज है और इजराइल कतर में हमास के ठिकानों पर हमले से गुरेज नहीं करेगा। लेकिन नेतन्याहू के कदम ने ट्रंप की टेंशन का मीटर अप कर दिया, क्योंकि अरब के कई देशों के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसे में अरब की नाराजगी ट्रंप को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को समझाने के लिए अपनी टीम इजराइल भेज दी। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ इजराइल पहुंच चुके हैं, जिन्होंने ट्रंप की नाराजगी की सूचना इजराइल को दे दी। लेकिन जिस तरीके से अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, उससे यूरोप पर महाजंग का खतरा मंडराने लगा है। और ये जंग हुई तो फिर दुनिया में वो तबाही मचेगी जिसकी जद में कई देशों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के मानचित्र से मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। नेपाल में जेनजी की क्रांति ने सत्ताधीशों का सिंहासन हिला दिया और चंद दिन में नेपाल की ओली सरकार गिर गई। अब उसी नेपाल क्रांति का खौफ इस्लामाबाद में भी महसूस किया जा रहा है। शाहबाज और मुनीर टेंशन में है। डर इस बात का है कि क्या पाकिस्तान में भी नेपाल जैसी जन क्रांति हो सकती है? क्या पाकिस्तान में बगावत का सायरन बज चुका है? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस खास रिपोर्ट से समझिए। नेपाल की सड़कों पर जेनजी की क्रांति ने सत्ता को हिलाकर रख दिया।
सड़कों पर 18 से 25 साल के युवाओं ने ऐसा हल्ला बोला कि देखते ही देखते पूरा नेपाल क्रांति की आग में जल उठा। हालात ये हो गए कि ओली और उनके मंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और युवाओं की पसंद से देश में सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन नेपाल की घटना ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की टेंशन बढ़ा दी है। शहबाज से लेकर मुनीर की सांसें अटक गई हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा ये कि जो नेपाल में हुआ, क्या पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होने वाला है? क्या पाकिस्तान में सत्ता और सेना के खिलाफ जनता बगावत करने वाली है? इन सवालों को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि नेपाल क्रांति के बाद पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर नेपाल की खबर दिखाने पर बैन लगा दिया गया है, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को डर है कि जिस तरह से नेपाल में युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया, कुछ वैसा ही पाकिस्तान में हो सकता है। असल नेपाल की जनता देश में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान थी। ऊपर से सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला, जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा और फिर जो नेपाल में हुआ वो इतिहास बन गया। कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान में है, जहां की सरकार जनता के पैसों की लूट खसोट कर रही है, उन्हें बुनियादी सुविधाएं देने में असमर्थ है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में जनता के बगावत का नया अध्याय शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। पाकिस्तान की बदहाली का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि मुल्क के लोग अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब तो जिन्नालैंड में रोटी पाने की जद्दोजहद में भीड़ बेकाबू होने लगी है। अगर पाकिस्तान के ताजा हालात की बात करें तो पाकिस्तान 125 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की 75% आमदनी कर्ज चुकाने में खर्च हो रही है। भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान 135वें नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। 1 लीटर दूध की कीमत 260 से 280 रुपए के करीब है, तो वहीं टमाटर 180 रुपए किलो बिक रहा है और आटा 122 रुपए किलो। दरअसल पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना कई मोर्चों पर घिर चुकी है। एक तरफ इमरान समर्थक लगातार सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में विद्रोही लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर रोज हमले कर रहे हैं। हालात ये है कि पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल इन दोनों इलाकों पर लगभग खत्म हो चुका है, यानी मुनीर की कायर फौज ने सरेंडर कर दिया है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में नेपाल जैसी क्रांति की मांग जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान की जनता भीषण आर्थिक संकट से जूझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन से त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में जनता के सब्र का बांध टूटने लगा है, जिसने पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना के लिए खतरे का सायरन बजा दिया है। ऐसे में कब, कहां और कैसे पाकिस्तान में नेपाल जैसा विद्रोह भड़क जाए, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त पूरे एशिया में उथल पुथल मची हुई है। कहीं युवाओं के विद्रोह से सरकारें गिर रही हैं, तो कहीं कट्टरपंथी हावी हैं। किसी देश में सेना का हुक्म चल रहा है, तो किसी की जमीन पर युद्ध की आग सुलग रही है। लेकिन इन सबके बीच भारत एक ऐसा देश है जो न सिर्फ स्थिर है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा आत्मविश्वास से भरा। दुनिया ये देखकर हैरान है कि आखिर जब पूरा पड़ोस संकटों में घिरा है, तो भारत कैसे इतनी मजबूती से खड़ा है। इसका जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ये तमाम तस्वीरें एशिया के देशों की, वो देश जो कभी शांति का प्रतीक हुआ करते थे, लेकिन अब अशांत।
जेन-ज़ी के विद्रोह ने नेपाल को वर्षों पीछे धकेल दिया है। हालात सुधारने की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार को दी गई है। उधर कट्टरपंथियों के मंसूबों से आहत बांग्लादेश आंसू बहा रहा है। वहां 1.5 साल बाद भी नई सरकार नहीं बन पाई। कुछ ऐसे ही हालात म्यांमार के भी हैं। म्यांमार लंबे वक्त से फौजी बूटों के नीचे दबा सिसकियां ले रहा है। सैन्य शासन का बोझ झेल रहे लोकतंत्र की सांसें उखड़ती नजर आ रही। इन तीनों मुल्कों के अलावा एशिया के बाकी कुछ और देशों के हालात भी खराब। श्रीलंका आर्थिक तबाही और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। पाकिस्तान में सरकार तो है, लेकिन असली सत्ता सेना के पास है। थाईलैंड और कंबोडिया अभी जंग के मलबे को साफ करने में लगे। इसी जंग के चक्कर में थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री शिनवात्रा की कुर्सी चली गई और सबसे शांत कहे जाने वाले जापान के प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। यानी एशिया के नक्शे पर हर कोने से अस्थिरता का धुआं उठ रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत उसी मजबूती और उसी आत्मविश्वास से खड़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है स्थिरता, और भारत ने यह साबित किया है कि अशांत एशिया में भी उसकी नींव हिलने वाली नहीं। भारत के लोकतंत्र ने हर बार अपनी ताकत को साबित किया है। नियमित चुनाव, जनता का भरोसा और नीतियों की निरंतरता, इन सब ने भारत को बाकी एशिया से अलग किया है। तमाम मुश्किलों के बीच भारत की इस मजबूती की सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार की स्थिर नीतियां हैं। यही नीतियां भारत के आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार बनी। IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश के सभी लोगों को जोड़ा है। UPI पेमेंट्स ने पूरी दुनिया को चौंकाया। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की धूम पूरी दुनिया में मच रही है और वोकल फॉर लोकल से लेकर भारत अब ग्लोबल साउथ तक की आवाज बन चुका है। सफल विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर अलग पहचान दिलवाई और आत्मनिर्भर भारत मिशन ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। जब भारत के तमाम पड़ोसी देश अस्थिरता से जूझ रहे हैं, तब भारत ने यह साबित किया है कि लोकतंत्र और स्थिर शासन ही वो फॉर्मूला है जो किसी भी मुल्क को दुनिया की दौड़ में आगे रख सकता है। भारत की नीतियां और उसकी राजनीतिक स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत को अस्थिर करने की कोशिश नहीं हुई। बाहरी ताकतों ने कई बार कोशिश की, कभी आतंकी हमलों के जरिए, तो कभी सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडा फैलाकर, कभी सीमाओं पर तनाव बढ़ाकर, तो कभी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाकर। लेकिन इन सभी मंसूबों को भारत की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अशांत एशिया में भी भारत दुनिया का सबसे भरोसेमंद लोकतंत्र बनकर खड़ा है। आज एशिया के तमाम देशों में लोकतंत्र डगमगा रहा है। ये देश बारूद, भूख और बगावत से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि लोकतंत्र ही असली ताकत है और यही ताकत उसे वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आसमान में एक ऐसी गर्जना जिसे सुनकर दुश्मन के दिल कांप उठते हैं। हवा को चीरकर जो दुश्मन पर प्रहार करने वाला राफेल फाइटर जेट भारत की वायु शक्ति को नई परिभाषा दे रहा है। अब एयरफोर्स ने देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय वायुसेना ने 114 नए राफेल फाइटर जेट की जरूरत समझते हुए रक्षा मंत्रालय को आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेज दिया है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट में पूरी तरीके से विश्वास बना हुआ है। अगर इस डील को फाइनल किया जाता है तो ये दुनिया के सबसे बड़ी डिफेंस समझौतों में से एक होगा। कैसे राफेल भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, इस रिपोर्ट में समझिए।
आसमान में गड़गड़ाहट और जमीन पर दुश्मन के दिलों में खौफ, ये है भारत की नई ताकत, राफेल। फ्रांस से आया ये पराक्रमी पंख भारत के लिए केवल लड़ाकू विमान नहीं बल्कि विजय का प्रतीक है। राफेल की गर्जना आकाश में नहीं, दुश्मन के दिल में गूंजती है। फ्रांस में बना ये मल्टी रोल फाइटर जेट, जिसे भारत ने 2016 में खरीदा और 2020 में पहली खेप देश पहुंची। अब इंडियन एयरफोर्स का इस फाइटर जेट में भरोसा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब राफेल की महाडील का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है। अगर इस डील को हरी झंडी मिल जाती है तो यह हथियारों की खरीदारी के इतिहास में सबसे बड़ी डील साबित हो जाएगी। एयरफोर्स ने 114 नए राफेल खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट का सबसे एडवांस वेरिएंट F4 खरीद सकता है। यह सबसे एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है। यह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के काफी करीब की क्षमता रखता है। 114 विमानों का मतलब है कि इससे एयरफोर्स में 6 से 7 राफेल के नए स्क्वाड्रन हो जाएंगे। अभी भारत के पास राफेल के 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। इस डील पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। इंडियन एयरफोर्स कन्विंस है कि जो सबसे बड़ा सौदा है फाइटर एयरक्राफ्ट का वो राफेल का होना चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी एडवांटेज हैं। पहले हम ले चुके हैं। ये जो नए जहाज़ लिए जाएंगे इसमें 60% जो है कंपोनेंट्स वो भारतवर्ष में ही बनेंगे। हमारे एयरफोर्स की ताकत जो है बहुत में काफ़ी वृद्धि आएगी। ये विमान हवा में दुश्मन को मार गिराने से लेकर जमीन पर बंकर तोड़ने और समंदर में वार करने तक सक्षम है। भारत अभी जिस राफेल का इस्तेमाल कर रहा है उसकी ताकत देख लीजिए। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसकी मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर तक है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। आपको अलग से राफेल की कुछ और खासियत के बारे में भी बता देते हैं। राफेल फाइटर जेट न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक में सक्षम है। इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। इसमें एडवांस रडार टेक्नोलॉजी की भी क्षमता है। राफेल फाइटर जेट कम जगह पर लैंड करने में सक्षम है। यह विमान 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसके साथ ही राफेल 9 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है। प्रेजेंट हमारी रिक्वायरमेंट है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो कि रडार उसको नहीं उसको आइडेंटिफाई कर सके, नहीं ट्रैक कर सकी। लेकिन जो है रडार सिग्नेचर इसका राफेल का बहुत छोटा है और में भी कुछ जो है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो राफेल ही इस समय जो है बिल्कुल अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये बहुत अच्छा हमारे देश के लिए सौदा है एयरफोर्स की। एक तरफ भारत सरहद पर मजबूत तैयारी कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अमेरिका से मिले F-16 जेट पर इतरा रहा है। लेकिन आज शहबाज से लेकर मुनीर तक सबको पता चल जाएगा कि आखिर उनका F-16 भारत के राफेल के आगे कहां टिकता है। देखिए F-16 के मुकाबले हिंदुस्तान के राफेल फाइटर जेट की ताकत। भारत का राफेल डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जबकि F-16 सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल की रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसके मुकाबले F-16 की रफ्तार 2415 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी थोड़ी ज्यादा। लेकिन जब बात मारक क्षमता की आती है तो राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है, जबकि F-16 सिर्फ 3400 किलोमीटर की दूरी तक ही मार कर सकता है। इसके अलावा राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि F-16 1 मिनट में 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक ही उड़ान भरने में सक्षम है। यानी ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि राफेल फाइटर जेट से जल, थल और नभ में भारत और मजबूत हो जाएगा। भारत ने राफेल को हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर तैनात किया है। ये दोनों जगह रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सीमा नजदीक है तो दूसरी तरफ चीन की।
यानी राफेल की तैनाती सीधे सीधे दो मोर्चों पर दुश्मन के लिए खतरे की घंटी है। राफेल की हर उड़ान दुश्मन के लिए चेतावनी है। इसकी गर्जना शौर्य का शंखनाद है। ये विमान केवल आसमान नहीं नापता, बल्कि भारत की रक्षा रेखा को अभेद्य बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एससीओ सम्मेलन के दौरान किम जोंग, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हुई। तीनों की ये दोस्ती ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और माना यह जा रहा है कि अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ताइवान और साउथ कोरिया की जंग के दो नए फ्रंट खोले जा सकते हैं। चीन ने ताइवान के करीब अपना एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया, तो वहीं किम जोंग अपनी सेना और परमाणु अभियान को लेकर नई रणनीति तैयार कर रहा है। एक सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वाला देश, दूसरे के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना, और तीसरा घातक मिसाइल और हथियार बनाने वाला मुल्क। ये तीनों अब एक हो चुके हैं। ये तीनों अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश को चुनौती देना चाहते हैं। पुतिन, जिनपिंग और किम की तिगड़ी ही अमेरिका के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इसी युद्ध के बीच पुतिन के ये दो साथी भी अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी में हैं। चीन ताइवान में जंग की शुरुआत कर सकता है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर सकता है। इन दोनों जगहों पर अमेरिका युद्ध में फंस सकता है। जंग के संकेत मिलने भी लगे हैं। किम ने ऐलान किया है कि पार्टी की अगली बैठक के दौरान परमाणु हथियारों और पारंपरिक सैन्य शक्ति को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने की नीति पेश करेगा। चीन में पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात के बाद से किम जोंग एक्शन में है। सेना के अभ्यास का जायजा ले रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। किम के दौरे ऐसे हैं जैसे किसी युद्ध की तैयारी चल रही। किम ने यह कवायद तब शुरू की जब अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान 15 सितंबर से फ्रीडम एज नाम से संयुक्त युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। इससे भड़की किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि एक तरफ उत्तर कोरिया नया फ्रंट खोलने पर आमदा है, तो दूसरी तरफ चीन से भी जंग के संकेत मिल रहे हैं। जिनपिंग ने ताइवान के करीब नौसेना के बहुत ही ताकतवर जहाज को भेजा है। चीन ने फुजियान नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा है। यह चीन का सबसे आधुनिक और खतरनाक विमान वाहक युद्धपोत है। फाइटर जेट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 3-3 छोटे रनवे बनाए गए हैं। चीन की यह तैनाती सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चुनौती मानी जा रही है। हालांकि इस वक्त अमेरिका और ब्रिटिश युद्धपोत भी ताइवान के करीब है। चीन की सेना ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हिंगिस और ब्रिटिश फ्रिगेट HMS रिचमंड को ताइवान के करीब भेजने को उकसावे वाला एक्शन बताया है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया और चीन के खतरे को देखते हुए जापान में तैनाती बढ़ाना शुरू किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।